दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा हो। दोस्तों आप जानते हैं कि यह एक मेंडल बैच चल रहा है जो जेनेटिक स्पेसिफिक चल रहा है, और हमने पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में हमने मेंडल्स के जितने भी लॉ थे, सारे तीनों लॉ का हमने पोस्टमार्टम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, और हमें उम्मीद है कि वो वीडियोस आपको पसंद आती होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो और लोगों तक उसे शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे आप नीट की तैयारी करते हों, चाहे आप LT GIC की तैयारी करते हों, चाहे आप TGT PGT की तैयारी करते हो, या अदर स्टेट में शिक्षक बनने की आपकी ख्वाहिशें हैं, तो हम सभी एंगलों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि मेंडल्स के 3 लॉ हैं, और तीनों लॉ में हमने बताया था कि जो पहला लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमने आपसे बताया था कि कुछ एक्सेप्शन है, और जो हमने कहा था कि हम आपको लॉ मेंडल्स के लॉ के कंप्लीट होने के बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमने कहा है तो हम उसे करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हम समय न गवाते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए मेंडल्स के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो उसका एक्सेप्शन है, हम उसके एक्सेप्शन को 1 बाय 1 क्या करेंगे आपसे डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर आप उसे देखें तो आप इजी वे में कम समय में उस वीडियो को पूरा कर लें, जिससे आपको ज़्यादा टाइम का बर्डन ना महसूस हो। दोस्तों आप जानते हैं कि इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया था कि इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है। हम आज उसी एक्सेप्शन का डिस्कशन करने के लिए आपसे जुड़ा हूं, और जानेंगे कि वो मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या हैं और एक्सेप्शन क्यों क्रिएट हुआ, वो भी जानने का हम इसी वीडियो में आपसे बात करेंगे। दोस्तों आपको बताऊं कि मेंडल्स के जो एक्सेप्शन है, हमने आपसे कहा था कि मेंडल के जनरली 3 एक्सेप्शन हैं। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो एक है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहला है दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा दोस्तों है कोडोमिनेंस, और तीसरा एक लास्ट है जो मेंडल का दोस्तों एक्सेप्शन है, जिसे हम लेथल जीन कहते हैं। वैसे मेनली 2 ही मेंडल के एक्सेप्शन हैं, लेकिन जनरली हम लेथल जीन को इसी एक्सेप्शन में हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो एक्सेप्शन है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अगर आपको चैनल पसंद आता हो, वीडियोस पसंद आता हो, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक थंब अप, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है, ऊर्जा से भर देता है। हम अगले वीडियोस के लिए पुनः तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हम एक एक्सेप्शन को डिस्कशन करेंगे, और वो एक्सेप्शन होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए समय न गंवाते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। ये है दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोस्तों जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप उसे भूल गए हों। लॉ ऑफ डोमिनेंस
दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने आपसे बताया था कि जब मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो इनका एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमने बताया था कि उसमें दो तरीके के प्लांट को उन्होंने कंसीडर किया था। एक था कैपिटल टी जो जिसको हमने क्या कहा था, ये कैसा था, टाल था। और दूसरा जो था हमने कहा था स्मॉल टी जो कैसा था, ड्वार्फ था। हमने कहा कि जब इसका गैमेट्स बना था तो एक बना था कैपिटल टी और दूसरा बना था कैपिटल टी, और ये बना था स्मॉल टी और ये बना था स्मॉल टी। इसमें हमने क्या पाया था कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हैं आपके ऑफिस में। और इसे हमने कहा था ये F1 जनरेशन था। हमने कहा था आपको कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए थे वो सभी ऑफ स्प्रिंग किस कंडीशन में थे, टॉल के कंडीशन में थे। अब टॉल के कंडीशन में थे तो इसका मतलब क्या था, यहाँ मतलब समझते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका मतलब ये था कि ये जो हेट्रोजाइगस गैमीट्स है इसमें जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या था, डोमिनेंस था। तभी तो क्या नियम बना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब ये था कि जो टाल वाला प्लांट था, टाल वाले प्लांट का जो जीन था वो ड्वार्फ वाले प्लांट के जीन के ऊपर डोमिनेंट था। इसका मतलब ये था कि जो ड्वार्फ प्लांट था उसके कैरेक्टर के एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में नहीं होने दिया, अर्थात उसके कैरेक्टर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। केवल टाल का कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखा, डोमिनेंस का कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखा, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों जब मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यूअस जब बढ़ाने की कोशिश किया, और जब कंटिन्यूअस बढ़ाने की कोशिश किया तो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए पाया। लेकिन मेंडल साहब के बाद जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कार्ल कोरेन साहब इस पर अपना एनालिसिस करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मेंडल साहब के द्वारा सुझाई गई लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं कहीं नहीं फॉलो होती, कहीं कहीं नहीं अप्लाई हो पाता। तो फिर कार्ल कोरेन साहब ने क्या किया, आज उसी एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हमने कहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो डिस्कवरी किया, जो इसका डिस्कवरर है वो है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेन साहब ने इसका डिस्कवरी किया, ठीक है। अब डिस्कवरी कहाँ किया, इन मिराबिलस ज़लापा, ये प्लांट है। मिराबिलस ज़लापा नामक प्लांट पर कार्ल कोरेन साहब ने अपने इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या किया, प्रयोग करना इस पर शुरू किया। इस मिराबिलस ज़लापा को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इस मिराबिलस ज़लापा को हम गुल ए बान प्लांट भी कहते हैं। अब कार्ल कोरेन साहब ने देखा, क्या देखा कि जो मेंडल के F1 जनरेशन के प्लांट हैं
F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसमें जो डोमिनेंस फैक्टर है वो जो रिसेसिव है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये था कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, उसको दबा दिया। लेकिन कार्ल कोरिन साहब ने जब मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सपेरिमेंट प्रयोग पर जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने पाया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो सभी स्थानों पर फॉलो नहीं होता है। सभी स्थितियों में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। अब वो स्थिति कौन सी थी, कौन से प्लांट थी? मिराबिलस जलापा। तो कार्ल कोरिन साहब ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में मिराबिलस जलापा के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और देखते हैं आगे क्या प्रयास किया, उन्होंने क्या पाया। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आई होंगी। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट पर। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब कार्ल कोरिन साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा कि भैया जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आ रहे हैं वो प्लांट्स सभी टाल के कंडीशन में देखा जा रहा है, क्योंकि टाल का कैरेक्टर शो हो रहा है। लेकिन मिराबिलस जलापा एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तो कहा कि जब हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिराबिलस जलापा पर, तो कहा कैसे कर रहे हैं आप अपना एक्सपेरिमेंट? उन्होंने कहा कि मिराबिलस जलापा में जो हम कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, जो हम ट्रेड्स को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें दोनों प्रकार के ट्रेड्स हैं। मतलब हमने डोमिनेंस को भी लिया और हमने रिसेसिव को भी लिया। हमने दोनों प्रकार के कैरेक्टर वाले, ट्रेड्स वाले, लक्षणों वाले प्लांट को हमने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया मिराबिलस जलापा के। कहा यह बात तो ठीक है। तो कहें कि हुआ फिर क्या? उन्होंने कहा कि हुआ ये कि जो मिराबिलस जलापा का ऑफस्प्रिंग आया, ये हमने कहा कि ये है डोमिनेंस, ये है रिसेसिव, इनके बीच क्रॉस हुआ,
क्रॉस होने के बाद जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आया, वह ऑफस्प्रिंग में देखा गया कि जो डोमिनेंस था रिसेसिव पर अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट टाइप्स के ऑफस्प्रिंग आए। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ इनके और इनके बीच का ऑफस्प्रिंग आया। तो कहें यार ये तो बात सही है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कुछ और कहता था। तो कार्ल कोरेन साहब ने कहा कि दरअसल हम यही समझाना चाहते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरीके से फॉलो अप्लाई नहीं हो पाता, और वो यही सिचुएशन है मिराबिलस जलापा का। कहें तब ठीक है, तो कहें कि हमें तो ऐसे नहीं मानेंगे। कहें आप हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि क्या जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस वास्तव में गलत है, क्या वास्तव में इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। तो कार्ल कोरेन ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम उसे करके दिखाते हैं। तो क्या कुछ हुआ आगे उसे भी देखते हैं। तो कार्ल कोरेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, कहां तक आ रहा है भाई, कार्ल कोरेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो पेरेंट को कंसीडर किया। एक डोमिनेंस पेरेंट्स को कंसीडर किया और दूसरा रिसेसिव पेरेंट्स को कंसीडर किया। डोमिनेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। डोमिनेंट के केस में इन्होंने रेड प्लांट को लिया। कौन सा लिया? इन्होंने डोमिनेंस के केस में रेड को कंसीडर किया और रेड फ्लावर कर सकते हैं, रेड फ्लावर को कंसीडर किया, और रिसेसिव में इन्होंने वाइट फ्लावर को कंसीडर किया। अभी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखिए, और एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाएंगे कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आ रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट टाइप्स के प्लांट आ रहे हैं। तो हमने कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रेड फ्लावर को कंसीडर किया जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है कैपिटल आर, और जो व्हाइट फ्लावर को कंसीडर किया वो क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब जब आप इसके गैमेट्स को बनाएंगे तो इसका गैमेट्स बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर, और इसका बनेगा स्मॉल आर। ये बन गए इसके गैमेट्स। अब इनके और इनके बीच क्रॉस कराते हैं। ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि यहाँ पर कैपिटल आर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी बात सही है कि यह कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। दिख तो जरूर रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब आप रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच आप जब कराएंगे तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग मिला, सभी ऑफ स्प्रिंग पिंक कलर का मिला। कैसे मिले? ऑल ऑफ पिंक कलर। कैसे मिले? ऑल ऑफ पिंक कलर मिले F1 जनरेशन में। अब देखिए, न तो रेड का करेक्टर शो हुआ, न तो वाइट का करेक्टर शो हुआ, बल्कि कौन सा कलेक्टर आ गया? सभी कलेक्टर या करेक्टर कह लीजिए, सभी कैसे आ गए? पिंक कलर के आ गए। और पिंक क्या है? यह एक इंटरमीडिएट है। यह क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं इसे। बात समझ में आई?
तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कॉलकोरिन्स ने क्या किया, किस सिचुएशन में लागू होगा और किस सिचुएशन में नहीं लागू होगा, ये कौन बताया, कॉलकोरिन साहब ने बताया। तो आपको शायद यहाँ तक ये बातें समझ में बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी कि यहाँ पर आर दिख तो रहा है जरूर सब में, लेकिन आर डोमिनेंट जरूर है, लेकिन यहाँ ऑफ स्प्रिंग के केस में आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, एक इंटरमीडिएट फॉर्म मिला, जो कि कैसा निकला, पिंक कलर का निकला है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर एक लाइन लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हियर कैपिटल आर नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन द स्मॉल आर। कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है किस पे, स्मॉल आर पे। ये तो F1 जनरेशन की बात हुई। आप F1 जनरेशन में हमने देखा सभी कैसे मिले, इंटरमीडिएट मिले, सभी पिंक कलर के मिले। लेकिन फिर कॉलकोरिन्स ने क्या कहा कि मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को, नियम को ही फॉलो किया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन का प्लांट था, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का, ये भी पिंक कलर का था और ये भी कैसा था, पिंक कलर का था। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया, इनके गैमेट्स को बनाया कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इसके चक्रबोर्ड को बनाया जो कि पनेट साहब ने दिया था, क्या कुछ पाया उसे भी देखते हैं, और इसको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर को भी हम देखते हैं। हमने कहा कि ये हो गया आपका मेल और ये हो गया फीमेल, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक पेरेंट्स ये है, एक पेरेंट्स ये है और एक पेरेंट्स ये है। अब इसके बीच ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो गया स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब देखिए F2 जनरेशन में देखा गया, क्या देखा गया कि यहाँ पर कैपिटल आर के भी फ्लावर मिले या प्लांट से मिले, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर के भी मिले, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर के भी कैरेक्टर वाले फ्लावर देखने के लिए मिले। तो अब यहाँ पर देखें कि कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। तो ये कैसा हुआ, रेड प्लांट हुआ। कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने क्या कहा, ये कैसा था, पिंक कलर था। ये कैसा है, पिंक कलर है। स्मॉल आर को हमने रिसेसिव कंडीशन में क्या माना था, वाइट माना था। क्या माना था, वाइट माना था। एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस को याद करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के F2 जनरेशन को याद करिए। वहाँ क्या पाए थे आपने, लॉ ऑफ डोमिनेंट के F2 जनरेशन में आप पाए होंगे कि वहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 का रेशियो था। तो दोस्तों इसी तरीके से कॉलकोरिन साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट फीदर कलर इन एडल्सन्स फाउल पर जब उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या किया कि एक फाउल जो है उन्होंने ब्लैक लिया और दूसरा क्या लिया, वाइट लिया। जब इन दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में उन्हें सभी जो फाउल थे वो कैसे मिले, एक इंटरमीडिएट रूप में मिले, जिसे क्या कहा गया, ब्लू कहा गया। तो याद रखेंगे, एक तो मिराबिलस जलापा है ही है, दूसरा जो एडल्सन्स फाउल है ये भी एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हैं। ये आपके परीक्षा में जो होता है पूछ सकता है। इसी तरीके से उन्होंने कॉलकोरिन साहब ने एक ड्रैगन प्लांट होता है जिसे कहा जाता है डॉग फ्लावर, इसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, इसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं। इस डॉग फ्लावर में भी, जिसे स्नैप ड्रैगन कहा जाता है, इसे स्नैप ड्रैगन भी कहा जाता है, इसे स्नैप ड्रैगन भी प्लांट कहा जाता है। इस पर भी
जो कॉलकोरन साहब थे अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंटों को किया था। तो इस तरीके से दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था एक एक्सेप्शन है, इसे हमने इस वीडियोज़ में पूरा किया हूँ। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो वो छूटेगा नहीं, ये मेरी आपसे वादा है, क्योंकि हमने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें।